जय गुरुदेव एवरीवन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ है, घुमावदार सूंड वाले, विशाल शरीर काय, करोड़ सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरे करे। हेलो एवरीवन, मैं आपकी हिंदी टीचर कंचन राठौर। आज बच्चों मैं आपको आपकी हिंदी व्याकरण में जो अपठित गद्यांश एवं पद्यांश है वो समझाने वाली हूँ। ठीक है, ये मैं क्लास में भी समझा चुकी हूँ, लेकिन मैं एक वीडियो और आपको भेज रही हूँ ताकि आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर सकें। ठीक है, अपठित गद्यांश एवं पद्यांश के हमने दो पार्ट किए, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, क्योंकि दोनों टर्म में आने वाले हैं। ठीक है, अपठित गद्यांश आपको मैं पूछूंगी 3 एग्जामिनेशन में, है ना, ये तो आपको पता ही होगा। तो बच्चों आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 120 है ना हिंदी व्याकरण में, उसमें अपठित गद्यांश एवं पद्यांश अनसीन पैसेज एंड एक्सट्रैक्ट ये चैप्टर है। ओके, क्लास में मैंने आपको इसको एक बार एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं इस वीडियो में आपको और एक्सप्लेन करूंगी, बट इस बार मैं नए अनसीन पैसेज लूंगी। ओके, आपकी जो टेक्स्ट बुक में है वो नहीं, है ना। टेक्स्ट बुक के अनसीन पैसेज जो हैं वो समझने के लिए हैं, पेज नंबर 120 और 121 में। ठीक है, ताकि आप उसे रीड करके उसके क्वेश्चन आंसर को एक बार रीड कर लें। ठीक है, और इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है वो हम सेकेंड टर्म में करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो अभी हम चालू करते हैं एक्सप्लेन वापस से। अपठित अर्थात जो पहले पढ़ा ना गया हो, अनसीन। ठीक है, अपठित अर्थात जो पहले हमने पढ़ा ना हो, इसमें विद्यार्थियों को अपठित गद्यांश या पद्यांश दिया जाता है। पहले तो ये बता दिया था मैंने कि गद्यांश और पद्यांश क्या होता है। मतलब गद्यांश मतलब कि कोई भी ऐसा पैसेज अनसीन, कोई भी ऐसा पैसेज गद्यांश और पद्यांश का अर्थ क्या है। गद्यांश कोई भी ऐसा पैसेज जो कि आपकी स्टोरी से लिया गया हो, स्टोरी से या संवाद पे आधारित किसी कहानी से लिया गया हो, उसे हम गद्यांश कहेंगे। लेकिन पद्यांश और काव्यांश, एक और नाम होता है इसका, काव्यांश। ठीक है, काव्यांश मतलब किसी काव्य से लिया गया, काव्य मतलब कविता से, और उसी कविता में पद होते हैं। काव्य के अलावा, काव्यांश के अलावा एक और नाम होता है पद्यांश। क्या बोलते हैं इसको? पद्यांश। तो उसमें पद होते हैं, कविताओं में क्या होते हैं? पद होते हैं, है ना। तो इसीलिए इसे पद्यांश बोलते हैं। तो कविता से लिया गया पद्यांश होता है, और कहानी या संवाद पर आधारित किसी कहानी पर से लिया गया गद्यांश होता है। ठीक है, तो ये पैसेजेस होते हैं। ओके, अब आ जाइए आगे। जिसे पढ़कर उत्तर लिखने होते हैं, इन दोनों को पढ़कर हमें उत्तर लिखने होते हैं। इस प्रकार पाठक और विद्यार्थियों, पाठक मतलब पढ़ने वाले और विद्यार्थियों मतलब स्टूडेंट की बुद्धि तथा समझ को परखा जाता है। आपकी बुद्धि मतलब आपका जो सोचने का जितना भी आपका विचार विमर्श करने का जो तरीका है ना, उसकी बुद्धि को समझा जाता है और परखा जा सकता है कि उसमें किसी अपरिचित विषय, अपरिचित मतलब अननोन, जिसको आप नहीं जानते, अपरिचित विषय को समझने की कितनी क्षमता विकसित हुई है। कोई भी अपरिचित विषय, जैसे आप भी जानते होंगे ना कि आपके जो अनुच्छेद होते हैं, निबंध होते हैं, उनसे तो आप परिचित होते हैं क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में ही दिए होते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे अपरिचित विषय दिए जाएं जैसे अनसीन पैसेज, तो आप उनको कितना समझ सकते हैं, आप में कितनी क्षमता है, कितनी आपकी कैपेसिटी है कि आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसकी क्षमता को विकसित
समझने की कितनी क्षमता विकसित हुई है ये जान सकें। अपठित गद्यांश पद्यांश करने से पूर्व कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। अपठित गद्यांश और पद्यांश करने से पूर्व आपको इन्हें ध्यान रखना चाहिए। पहला है, दिए गए गद्यांश पद्यांश को कम से कम 2-3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। बिना पढ़े आप गद्यांश पद्यांश कर ही नहीं सकते। तो पहले सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको वो पढ़ लेना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना है। ये दो या 3 बार तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप पहले से आंसर लिखना ना चालू कर दें। पहले आप गद्यांश या पद्यांश जो भी रिलेटेड दिया हुआ है ना क्वेश्चन से, उसको ज़रूर पढ़ें। इसके बाद प्रश्न को ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण वाक्यों को रेखांकित कर लेना चाहिए। अब ये बहुत ज़रूरी है कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद प्रश्न पढ़ रहे हैं, तो प्रश्न पढ़ते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण वाक्य पद्यांश या गद्यांश में नजर आएंगे, तो आप उस पर लाइन लगाइए, अंडरलाइन लगाइए। रेखांकित करना मतलब उसमें अंडरलाइन लगाना। फिर थर्ड, प्रश्नों के छोटे तथा सटीक उत्तर लिखने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको प्रश्न भी वही किए जाते हैं जो कि एक एक लाइन के होंगे। ठीक है, गद्यांश और पद्यांश के प्रश्न हमेशा एक एक लाइन के उत्तर के ही होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि प्रश्नों के छोटे तथा सटीक उत्तर लिखने चाहिए। लास्ट वन, उत्तर अपने शब्दों में लिखने चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको अपने शब्दों में उत्तर लिखना है, लेकिन कैसे लिखना है, आप खुद उनको ढूंढ के लिखेंगे। ठीक है, पद्यांश या गद्यांश में वो जहाँ लिखे हैं आप उनको खुद लिखेंगे। उत्तर अपने मन से लिखना मतलब अपने ही शब्दों में लिखना मतलब, जैसे मानकर चलो आपका प्रश्न पूछा गया है कि समीर का क्या स्वभाव था। ठीक है, ये प्रश्न है, तो आपने इसका उत्तर पद्यांश में देखा कि समीर का बहुत सरल स्वभाव था। ठीक है, तो आपको यही का यही उत्तर उस क्वेश्चन से, उस प्रश्न से रिलेटेड उत्तर ही लिखना है। ठीक है, जैसा कि प्रश्न में लिखा है, ठीक है, कि समीर का स्वभाव सरल था, है ना। ओके देन, तो ये हो गए आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश का एक्सप्लेनेशन। अब मैं आती हूँ इसके फर्स्ट अपठित गद्यांश में। प्रश्न आपका इस तरह से आता है, नीचे दिए गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये गद्यांश पढ़ना है। ठीक है, इसी तरह से गद्यांश आपको आते हैं, ये आपकी पाठ्य पुस्तक में से नहीं होते हैं। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक से नहीं होते हैं, ये टेक्स्ट बुक से बाहर के होते हैं, इसलिए इन्हें अपठित बोलते हैं। अपठित जिसे आपने नहीं पढ़ा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे अपने कार्यों को करने के लिए दूसरे लोगों की मदद लेनी पड़ती है। समाज में उसे कुछ अच्छे व्यक्ति मिलते हैं, जो कुछ व्यक्ति बुरे भी मिलते हैं। यदि व्यक्ति अच्छे लोगों की संगति में रहेगा तो उस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। बुरे लोगों के साथ रहने से बुरा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अच्छे लोगों के साथ संगति करे और अपना जीवन सफल बनाए। बच्चों, देखा कितना आसान सा एक अपठित गद्यांश आपको दिया है। ठीक है, इसे आप दोबारा भी पढ़िए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे अपने कार्यों को करने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। समाज में उसे कुछ अच्छे व्यक्ति मिलते हैं तो कुछ व्यक्ति बुरे भी मिलते हैं। यदि व्यक्ति अच्छे लोगों की संगति मतलब उनका साथ दे, उनके साथ में रहे तो उस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। बुरे लोगों के साथ रहने से बुरा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अच्छे लोगों के साथ संगति करे, मतलब उन लोगों के साथ रहे और अपना जीवन सफल बनाए। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 1 में क्या बोला है, मनुष्य को समाज की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसका उत्तर तो आप समझ गए होंगे, पहली लाइन में ही है। ठीक है, कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे अपने कार्यों को करने के लिए दूसरे लोगों की मदद लेनी पड़ती है। ठीक है, बुरे लोगों की संगति का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बुरे लोगों की संगति का मनुष्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। देखो लिखा है, बुरे लोगों के साथ रहने से बुरा प्रभाव पड़ता है। बस इतना ही उत्तर है, देखा आपने, एक एक लाइन का। व्यक्ति को अच्छे लोगों की संगति क्यों करनी चाहिए, तो इसका उत्तर है
कि समाज में उसे कुछ अच्छे व्यक्ति मिलते हैं, तो यदि वह अच्छे व्यक्ति, तो यहाँ पर उत्तर लिखना है व्यक्ति को अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए, क्योंकि उस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा? अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा लोगों का। ठीक है, और अपना जीवन सफल बनाएगा। ठीक है, ये लिखा है। हाँ, मनुष्य को चाहिए कि वह अच्छे लोगों के साथ संगति करे और अपना जीवन सफल बनाए। ठीक है, तो क्यों करनी चाहिए? अपना जीवन सफल बनाने के लिए। इसका उत्तर ये है। तो मतलब आप समझे बच्चों, मैंने भी क्या करा कि मैंने ये गद्यांश 2 बार पढ़ा था और मैंने उसके उत्तर खोज लिए कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है, तो आंसर आया ये वाला सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको विचार पहले करने होंगे। ठीक है, तो इसलिए रेखांकित करना बहुत जरूरी है। ओके बच्चों, अब आ जाइए गद्यांश का उपयोग शीर्षक लिखिए। तो इसका बहुत उपयोग शीर्षक क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, फिर आ जाइए विलोम शब्द लिखिए, अच्छा और सफल। अच्छा का विलोम, अच्छा मतलब देखिए अच्छा तो दिया हुआ है, उसके साथ साथ एक वर्ड और दिया है, उसका अपोजिट बुरा। इसी तरह से सफल दिया हुआ है, तो सफल का अपोजिट क्या होता है? असफल। ठीक है मेरे बच्चों, तो इस तरह से आपको विलोम शब्द पूछे जाते हैं, कभी तो आपको पर्यायवाची पूछे जाते हैं, है ना। अभी हम दूसरा करते हैं। अभी दूसरे जो है ये पद्यांश है। ठीक है, तो इस पद्यांश को पढ़ के आप इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रिमझिम सी बूंद जग के आंगन में आई, अपने लघु उज्जवल तन में कितनी सुंदरता लाई। मेघों ने गरज गरज कर मादक संगीत सुनाया, इस हरी भरी संध्या ने हमको उन्मत्त बनाया। देखा आपने, एक छोटा सा पद्यांश दिया हुआ है ना। इस पद्यांश के प्रश्नों में प्रश्न यहाँ दिए हैं, इनका उत्तर आपको खोजना है। तो पहला प्रश्न है, इस पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? रिमझिम रिमझिम, तो रिमझिम रिमझिम कहाँ होता है? बारिश कहाँ होती है ना? बारिश में। तो यह इस पद्यांश में वर्षा ऋतु, आप लिखोगे वर्षा ऋतु। पहले आप उत्तर, इस पद्यांश में किसकी जगह पे वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है? देखा आपने प्रश्न का मतलब उत्तर देते समय उत्तर और प्रश्न को रिलेट किया। इस पद्यांश में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है और प्रश्न चिन्ह हटा देंगे। ठीक है, यह इसका उत्तर है। फिर है, बादल किसका संगीत सुना रहे हैं? बादल मेघों के गरज गरज का मादक संगीत सुना रहे हैं। तो आपको यहाँ उत्तर लिखना है बादल मेघों, बादल गरजने का लिखेंगे आप। इसकी किसकी जगह पे? किसका की जगह पे बादल गरजने का संगीत सुना रहे हैं। ठीक है, बादल गरजने का संगीत सुना रहे हैं, ये आपका उत्तर कंप्लीट हो जाता है। तो मतलब प्रश्न देख के आपने उत्तर लिखा है, प्रश्न को रिलेट किया है उत्तर से। रिलेट करना बहुत जरूरी है कि आप उत्तर और प्रश्न को मिलाएं कि आपका उत्तर कहाँ आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिखेंगे। फिर संध्या के समय का मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए यहाँ लिखा है, हरी भरी संध्या ने हमको उन्मत्त बनाया। तो आपको यही लिख देना है कि संध्या के समय का मन पर उन्मत्त प्रभाव पड़ता है, ये वर्ड है उन्मत्त। ठीक है, ये आपको यहाँ लिख देना है क्या की जगह पे, तो ये आपका उत्तर हो जाता है। मेघ का पर्यायवाची क्या है? अब आप तो जानते हैं ना मेघ का पर्यायवाची क्या है, जो कि आपके प्रश्न में भी दिया हुआ है एक वर्ड। मेघ मतलब बादल, और बादल आसमान है ना, तो इसके पर्यायवाची 2 तो आपको मिल गए, एक है बादल, एक है आसमान। ठीक है, और इसके अलावा आप और भी जानते होंगे, है ना। अभी आ जाइए आगे, पद्यांश का उपयोग शीर्षक लिखिए। शीर्षक लिखिए, तो शीर्षक क्या है? वर्षा ऋतु। इसका शीर्षक क्या है? वर्षा ऋतु। ठीक है, रिमझिम रिमझिम क्या बरसता है? बारिश बरसता है, और कब बरसता है? वर्षा ऋतु में। तो आप इसके पद्यांश का शीर्षक लिखेंगे वर्षा ऋतु। तो बच्चे आप समझे, मैंने इस पद्यांश को पढ़ के इन सभी प्रश्नों के उत्तर किस तरह दे दिए आसानी से। तो आप भी इन पद्यांशों को पढ़ के खुद समझिए कि इन प्रश्नों के उत्तर क्यों बने इस तरह के, है ना। तो इस तरह से आपका ये अपठित गद्यांश और पद्यांश कंप्लीट होता है। आप इसे ध्यान से सुनिए और देखिए। ठीक है, और मैंने जो आपको
पेज नंबर दिया था ना अपठित गद्यांश का, जो चैप्टर नंबर शायद 8 में, चैप्टर नंबर 8 में पेज नंबर, मैं आपको बता देती हूँ इस वीडियो में भी कि पेज नंबर 60 में अपठित गद्यांश जो दिया है वो आपका होमवर्क था, ये आपको स्वयं करना है। ठीक है बच्चों, है ना। मैं आपको क्लास में इसका आंसर भी समझा दूंगी अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हुई तो। ठीक है, तो आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। ओके, यह वीडियो आपके सेकेंड टर्म में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके बच्चों, जय हिंद।